लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कंपनीज एक्ट, है ना। और आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप एक्ट भी देखा होगा आपने, क्लास 12th की शुरू ही बुक होती है अकाउंट्स की पार्टनरशिप से, है ना। तो हमने देखा कंपनीज एक्ट और एक होता है हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा, अब कंपनीज एक्ट के अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ना बहुत सारे प्रोविजंस है ना, बहुत सारे सेक्शंस है, बहुत सारे रूल्स है, हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को सबमिट करने हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों की एनुअल फाइलिंग करनी होती है। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जो कंप्लायंसेस है वो बहुत सारे हैं, देयर आर टू मेनी कंप्लायंसेस इन कंपनीज, ठीक। दूसरी साइड में इसको साइन करना है, उसको साइन करना है, इस चीज़ के लिए मीटिंग बुलाओ, उस चीज़ के लिए मीटिंग बुलाओ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल, ये सब कुछ कंपनी के अंदर होता है। पार्टनरशिप के अंदर भी होता है। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, एक पार्टनरशिप डीड होती है बस, इसके अलावा क्या ही होता है ना। पार्टनरशिप डीड होती है, उसके अंदर सब लिखा होता है कि इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, इतना हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ये सब होता है। और अगर ये पार्टनरशिप डीड भी नहीं है तो भी हमारे क्या क्या प्रोविजंस है वो हमारे पास पहले से ही होता है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, और दूसरी साइड में कंपनी, जो हमारी कंपनी होती है उसके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना। सबसे बड़ी बात, इस कंपनी के पास क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। अगर हमें मेंबर से कोई भी अमाउंट कॉल करना भी है तो वो लिमिटेड है, उनके पर्सनल प्रॉपर्टी से जाकर हम नहीं ले सकते अनटिल एंड अनलेस उसके कुछ एक्सेप्शंस है। कभी कभार वो पॉइंट भी आ जाता है, हम लिमिटेड लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर देते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस है। वैसे कंपनी के अंदर क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। दूसरा, क्या पार्टनरशिप के अंदर भी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है? नहीं, पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप के अंदर अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो उनके पर्सनल एसेट्स पर भी बात आ सकती है, उसको भी सेल करके हम रिकवर कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती। अब अगर हम पार्टनरशिप में वर्क करते हैं, अगर हमें कोई बिजनेस करना है और उसे हम पार्टनरशिप के अंदर काम करते हैं, तो हमारे पास हमें लिमिटेड लाइबिलिटी का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन हमें कंप्लायंसेस कम मिलते हैं, है ना। ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन हमें इतने कंप्लायंसेस नहीं करने पड़ते, हमें कंप्लायंसेस कम मिलते हैं। अगर हम कंपनीज एक्ट में जाते हैं तो हमें लिमिटेड लाइबिलिटी का ऑप्शन तो मिल जाता है, पर हमें कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक आया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जिसके अंदर क्या किया है ना, इन दोनों के जो एडवांटेजेस है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया है। मतलब इसके पास से लिमिटेड लाइबिलिटी ले ली और इसके पास से कम कंप्लायंसेस ले लिए, तो हमारे पास क्या बना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। समझ में आया? तो अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो LLP ओपन कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कंप्लायंसेस कम करने पड़ेंगे और हमारी लाइबिलिटी भी लिमिटेड रहेगी, ठीक। डिसएडवांटेजेस ऐसा कुछ नहीं है। अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9 जनवरी 2007 नोटिफाइड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर। हाँ, वाओ, याद रहेगा अब तो आपको। 9 जनवरी 2007 9 January 2007 notified Limited Liability Partnership Act 2008. The Parliament passed the Limited Liability Partnership Bill on 12th December 2008 and the President of India has assented the bill on 7 January 2009 and called as Limited Liability Partnership Act 2008. ठीक है, तो हमारे पास
मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने ये नोटिफाई कब किया था? 9 जनवरी 2007 को। पार्लियामेंट में पास कब हुआ था? 12 दिसंबर 2008 को। प्रेसिडेंट ने एसेंट कब दिया था? 7 जनवरी 2009 को। और तब फिर हमारा क्या बना? लिमिटेड लाइबिलिटी 2008। आगे लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया. Okay, this act has been enacted to make the provisions for the formation and regulation of limited liability partnerships and for the matters connected therewith or incidental thereto. इसके अंदर हमारे ऑब्वियसली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर एलएलपी को कैसे फॉर्म करना है, उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे, वो सारी बातें इसके अंदर लिखी गई है. एलएलपी एक्ट 2008 हैज़ 81 सेक्शन एंड 4 शेड्यूल्स. फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद, ये याद रखना, हमारे पास 81 सेक्शंस है, 4 शेड्यूल है, और वो चारों सेक्शन किस किस चीज़ में डील करते हैं? थर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों शेड्यूल तो कन्वर्जन से डील करते हैं कि फर्म को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करना है, प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करना है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करना है. फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स as well as limited liability partnership and its partner where there is absence of formal agreement with respect to them. तो फर्स्ट शेड्यूल हमारा डील करता है कि पार्टनर के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे. ओके, तो हमारे पास 81 सेक्शन 4 शेड्यूल्स है. फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद राइट्स एंड ड्यूटीज, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, मतलब अगर हमें फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो प्राइवेट कंपनी को एलएलपी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है. ऐसी पब्लिक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है. द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और भी तो पॉइंट्स होते हैं ना प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के. प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स क्या बोलते हैं, नहीं रेस्ट्रिक्ट होते हैं. मेंबर्स 200 तक होते हैं. अगर मेंबर्स 200 से ज़्यादा हो जाएंगे तो भी तो हमारी पब्लिक कंपनी है. एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ होता है. शेयर होल्डर्स, अब ये जो मेंबर और शेयर होल्डर्स है ना, ये देखें तो एक ही चीज़ है. वो जो शेयर होल्डर्स है ना, उनका नाम हम हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स पे लिख देते हैं, तो उन्हीं को हम मेंबर्स बोल देते हैं. ठीक, अब वहाँ पर उसके बुक के अंदर हमारे उन एम्प्लॉयज़ का नाम भी लिखा होगा. मेंबर्स तो वो भी है, बट उस 200 की लिमिट के अंदर हम उनको नहीं ले रहे हैं. ठीक है. The Ministry of Corporate Affairs and the Registrar of Companies are entrusted with the task of administering the LLP Act 2008. The central government has the authority to frame the rule with regard to LLP Act 2008 and can amend them by notification and official gazette from time to time. यहाँ पर हमारा Ministry of Corporate Affairs and Registrar of Companies एडमिनिस्टर करता है किसको? LLP Act 2008 को. It also be noted that Indian Partnership Act is not applicable to LLP. अगर LLP के अंदर कोई प्रोविज़न नहीं है ना, तो हम कंपनीज एक्ट को ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं, बट हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को रेफ़र नहीं करेंगे. ठीक. लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008 हैज़ बीन अमेंडेड थ्रू द LLP पार्टनरशिप एक्ट 2021 डेटेड ऑन 13 अगस्त 2021. तो LLP एक्ट 2008 को हमने अमेंड करा था कब? 13 अगस्त 2021 में. नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ LLP. The lawmaker envisaged the need for bringing out a new legislation for creation of LLP to meet with the contemporary growth of an Indian economy. A need has been felt for a new corporate form that would provide an alternative to the traditional partnership. LLP क्या है हमारे? उस ट्रेडिशनल पार्टनरशिप जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी, उसका एक बेटर सब्सटीट्यूट, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं उससे LLP से. एंड द स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. यहाँ पर हम क्या करें? एक ऑल्टरनेटिव है हमारा पार्टनरशिप का, और
स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर मतलब कंपनी का, एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का, और पार्टनरशिप का एक ऑल्टरनेटिव है हमारे पास क्या, LLP। ठीक, इनिशिएटिव टू कंबाइन एंड ऑर्गेनाइज ऑपरेट इन फ्लेक्सिबल इनोवेटिव एफिशिएंट मैनर द LLP एक्ट 2008 वाज इनेक्टेड। Thus, LLP as a form of business organization is an alternative corporate business vehicle. It provides the benefit of LLP but allows its member the flexibility of organizing their internal structure as partnership based mutually arrived agreement. ये हमें बेनिफिट देता है लिमिटेड लाइबिलिटी का भी, और पार्टनरशिप जैसे हम म्यूचुअल एग्रीमेंट पे वर्क करने का भी बेनिफिट देता है। तो मतलब कि जो दोनों के एडवांटेजेस बेनिफिट्स हमें मिल रहे थे वो हमें LLP में मिल जाते हैं, कंपनी के भी और पार्टनरशिप के भी। द LLP फॉर्म्स enable entrepreneurs, professional enterprises providing services of any kind or engage in scientific and technical disciplines to form commercially efficient vehicles suited to their requirements. Owing to flexibility in its structure or operation, the LLP is suitable vehicle for small enterprises and investment by venture capital. तो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए बेनिफिशियल रहता है क्योंकि इनको कम कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं और इनको एक वो पार्टनरशिप जैसा म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट पर वर्क करने का बेनिफिट भी मिल जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। LLP is a new form of legal business entity with limited liability. It is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefit of limited liability with low compliance cost. इतनी देर से मैं वही एक ही चीज़ बोल रही हूँ, बस लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट भी है और हमारे कंप्लायंसेस कॉस्ट भी कम है यहाँ पर, बट अलाउज, और साथ में इट अलाउज इट्स पार्टनर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। द LLP इज सेपरेट लीगल एंटिटी, ये LLP का एक फीचर है। LLP इज सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? अलग अलग है। एंड वाइल द LLP itself will be liable for the full extent of assets, liability of partners will be limited, और साथ में इसके अंदर हमें क्या मिल रही है, लिमिटेड लाइबिलिटी। LLP as a separate legal entity and business organization is an alternative corporate business form that gives benefit of limited liability and flexibility of partnership। अगेन वही दोबारा से लाइन लिख दी कि LLP क्या है, जो जिसमें हमें बेनिफिट मिल रहा है एक लिमिटेड लाइबिलिटी का जैसे कंपनी में होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। Since LLP contains element of both a corporate structure as well as a partnership firm, LLP can also be called a hybrid between company and partnership। क्योंकि यहाँ पर कंपनी के फीचर्स भी है और पार्टनरशिप के फीचर्स भी है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 2 के अंदर क्या होती है, हमारी डेफिनेशंस होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेक्शन 2 में होगी, जनरली सेक्शन 2 में होती है। बॉडी कॉर्पोरेट, it means a company as defined in clause 20 of section 2 of Companies Act 2013 and includes, हमने क्या बोला, सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2 ऑफ LLP एक्ट के अंदर गिवन है कि हम बॉडी कॉर्पोरेट उसको बोलेंगे जो कि सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट के क्लॉज 20 में डिफाइंड है। ठीक, और वहाँ पर क्या क्या इंक्लूड है, LLP रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब LLP बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलेंगे, एक LLP जो हमारी इस एक्ट के अंदर LLP एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, एक ऐसी LLP जो कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन LLPs भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, एंड कंपनी, और साथ में कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक, बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं, LLP रजिस्टर्ड इन LLP एक्ट, LLP रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, और कंपनी को भी हम क्या बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन सोल, अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको इस तरीके से याद रखना। ठीक है, व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड, सबसे पहले हम इसके अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड होंगी, LLP रजिस्टर्ड अंडर LLP एक्ट, LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, it means foreign LLPs, and company incorporated outside India, मतलब
फॉरेन कंपनीज। ओके, ये 3 चीज़ें इंक्लूड की जाएगी, बट इट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन सोल, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ आया? Business includes every trade, profession, service, occupation except any activity which the central government may by notification exclude। क्या इसमें कुछ समझाने का है? Designated partner means any partner designated as pursuant to section 7। मतलब कि ये डेजिग्नेटेड पार्टनर, हम उस पार्टनर को बोलेंगे जो हमने LLP एक्ट के सेक्शन 7 में जिस पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, थोड़ा सा एक, वैसे LLP में क्या होते हैं, सारे पार्टनर्स होते हैं, तो उस पार्टनर्स में जो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर होता है ना, जिसके ऊपर सारी कंप्लायंसेज आती है, उसको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं। ठीक। एंटिटी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18, 46, 47 ये सो ऑन एंड द फर्म सेटअप अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो एंटिटी के अंदर क्या आता है, बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म सेटअप अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फाइनेंशियल ईयर, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाली डेफिनेशन। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू LLP, फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू LLP मीन्स अ पीरियड फ्रॉम 1st day of April to 31st of March। यही आपको भी पता था, 1st April से शुरू होता है, 31st March को ख़त्म होता है। However, in case the LLP incorporated after 30th September of a year, अगर आपकी LLP incorporate ही हुई है कब, 30th September के बाद, तो फिर आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म कहाँ पर होगा? आप ये देखो, if suppose LLP is incorporated on this date, ठीक है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज कहाँ पर होगा? डेट बताओ पूरी। ठीक, अब इसको पढ़ो, यहाँ पर लिखा है कि अगर इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30th day ऑफ द ईयर, सितंबर ऑफ द ईयर, द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, यहाँ पर आफ्टर लिखा है पहली बात, तो हम इसको इस डेट की जगह हम ये डेट ले लेते हैं। ठीक है, अगले दिन के लिए। तो अगर इस दिन के बाद कभी भी वो LLP इनकॉर्पोरेटेड है, इट मे एंड ऑन द 31st March ऑफ द ईयर ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। मतलब कि हो गया कि अब हम ये डेट नहीं लेंगे, अब हम नेक्स्ट ईयर की 31st March लेंगे। अगर देखो, अगर LLP इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st of October और उसे हम ख़त्म करें इस दिन पर, तो LLP का फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन ईयर कितने महीने का हो गया? 6 months का हो गया, बट 6 months का हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब अगर इस डेट के बाद 30th September के बाद अगर कोई भी LLP इनकॉर्पोरेट होगी, तो उसका हम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कहाँ ख़त्म करेंगे? अगले बार के 31st March को ख़त्म करेंगे। तो ये बढ़ जाएगा। हाँ, पहला साल हमारा 12 मंथ से ज़्यादा का हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद वही चलता रहेगा, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू, ये करना होता है पहले साल में, ये करना होता है। उसके बाद फिर अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मई एंड लिखा है वहाँ पर। लेकिन अब ये चीज़ ना, अगर जैसे मैं बोलूँ कि अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर लीगल पर्पस, अगर मैं ये लाइन बोलूँ, अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर लीगल पर्पसेस, तो क्या आप इसका मतलब क्या ये है कि आप इलीगल पर्पस के लिए कंपनी फॉर्म कर सकते हो? नहीं ना, ऐसे ही है। कई बार लॉ में क्या लिखा होता है, मे लिखा होता है, बट उसे हमें शुड समझना होता है। ठीक, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ये लिखा हुआ है हमारे एक लॉ में जो हम इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं। ठीक, एग्जाम्पल 1, इफ अ LLP इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15th October 2019, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कहाँ पे ख़त्म होगा? बताओ। अगर
हाँ 15 अक्टूबर 2019। तो इसका फाइनेंशियल ईयर कहाँ खत्म होगा? 31 मार्च 2021। The income tax department has prescribed uniform financial year from 1st April to 31st March of next year, and in keeping with the income tax law, the financial year for LLP should always be from 1st April to 31st March each year. Foreign LLP. A foreign LLP is formed, incorporated or registered outside India, but it establishes the place of business within India. मतलब एक ऐसी LLP जो कि इनकॉर्पोरेट तो हुई है आउटसाइड इंडिया, बट वो कोई ना कोई बिजनेस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कोई ना कोई बिजनेस इंडिया में करती है. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. LLP agreement, it means any agreement between partners of the LLP or between LLP and its partner, and which determines the mutual rights and duties of partner and their rights and duties in relation to LLP. एग्रीमेंट के अंदर क्या लिखा होता है कि पार्टनर आपस में कैसे काम करेंगे और पार्टनर कंपनी के साथ कैसे वर्क करेंगे, वो सारे हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज लिखे होते हैं. पार्टनर कौन होता है? पार्टनर इन रिलेशन टू LLP means any person who becomes a partner in the LLP in accordance with LLP agreement. तो पार्टनर कौन है? LLP के अंदर कोई भी पार्टनर बना हुआ है, उस पर्सन, जो भी पर्सन को हम पार्टनर बोल रहे हैं वो पार्टनर, वो हमारा पार्टनर है. अब यहाँ पर अगेन नेक्स्ट एक स्मॉल, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. स्मॉल LLP, it means LLP the contribution of which does not exceed 25 lakh rupees or such higher amount not exceeding 5 crore as may be prescribed. हमने क्या बोला? एक LLP को हम स्मॉल LLP कब बोलेंगे? जब उसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपीज से एक्सीड नहीं करता और सच हायर अमाउंट जो कि प्रेस्क्राइब्ड है. प्रेस्क्राइब कहाँ की गई होगी? रूल्स में की गई होगी. तो इस अमाउंट से अगर उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है तो वो LLP स्मॉल LLP है. बट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज़, मतलब कि अगर हम ये हायर प्रेस्क्राइब अमाउंट कितना भी रख सकते हैं, लेकिन ये कभी भी 5 करोड़ से एक्सीड नहीं होगा. ठीक है, मतलब कि एक्ट ने अपने लिए ही लिमिट रखी है कि हम रूल्स में जो भी अमाउंट प्रेस्क्राइब करेंगे वो प्रेस्क्राइब अमाउंट 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होगा. ठीक, नेक्स्ट टर्नओवर. एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज or such higher amount as may be prescribed, and that prescribed amount cannot exceed 50 crore rupees. वो स्मॉल LLP नहीं हो सकती, LLP हो सकती है. ठीक है, which meets other requirements or as may be prescribed and fulfill such terms and condition as may be prescribed. तो हमने क्या ध्यान रखना है? Contribution does not exceed 25 lakh rupees or such higher amount, and that amount should be prescribed in rules. और एक्ट कब, मतलब वो रूल्स कितना भी प्रेस्क्राइब अमाउंट कर सकते हैं, बट 5 करोड़ से एक्सीड प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते. ठीक है, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब, और वो प्रेस्क्राइब अमाउंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 करोड़ जा सकता है, उसके एक्सीड नहीं कर सकता. तो ऐसी LLP को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल LLP. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. Save as otherwise provided, the provisions of Indian Partnership Act 1932 shall not apply to LLP. हमारे LLP एक्ट में कहीं पर भी कोई सा भी प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का नहीं लगेगा. पार्टनर्स एनी इंडिविजुअल. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 5 पढ़ रहे हैं. ये हमारा यहाँ तक क्या था? सेक्शन
2 था यहाँ तक, फिर ये सेक्शन 4 था जिसमें बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं किया जाएगा, उसके बाद सेक्शन 5 है जिसमें हम पार्टनर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। समझ में आया अभी तक? Partners. Any individual or body corporate may be a partner in LLP. However, all individuals shall not be capable of becoming a partner if he has found to be of unsound mind, he has undischarged insolvent, or he has applied to be adjudicated as insolvent and his application is pending. कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट कौन होता है? बॉडी कॉर्पोरेट कौन होता है? नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? हाँ, बट डज नॉट इंक्लूड नोटिफाइड करी गई हो एनी कॉर्पोरेट सोल और एक और रह गया कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। आ गया? हाँ, कॉर्पोरेशन सोल और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। तो अब पार्टनर कौन हो सकता है? एनी इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट दोज शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, नॉट डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और हैज़ अप्लाइड फॉर इट्स इंसॉल्वेंसी। ये 3 लोग पार्टनर नहीं हो सकते, बाकी सब कोई भी पार्टनर हो सकता है और या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर हो सकता है। ठीक है, ठीक है। सेक्शन 5, सेक्शन 6, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। एवरी LLP हैज़ एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। If at any time the number of partner of LLP is reduced below 2, the LLP carries on business for more than 6 months. ये याद रखना, ये वाला point. If at any time the number of partners is reduced below 2 and the LLP carries on business for more than 6 months, while the number is so reduced, the person who is the only partner of the LLP during that time that it so carries on the business ये क्या और कोई क्लास है आपके इसके बाद? अच्छा, ठीक है। business after those 6 months and has knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone shall be liable personally for the obligations of the LLP incurred during that period. अब क्या बोला हमने? LLP में एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होते हैं, ठीक। अगर किसी भी टाइम पीरियड में हमारे ये 2 पार्टनर रिड्यूस हो गए विद, मतलब एक ही पार्टनर रह गया, एक पार्टनर छोड़ करके चला गया और वो एक पार्टनर के साथ हम बिजनेस चला रहे हैं और 6 महीने से ज़्यादा हमने बिजनेस चला लिया, हमने दूसरा पार्टनर अपॉइंट नहीं किया, तो फिर उस टाइम पीरियड में हमने जो भी अगर किसी से डेट लिया है या कोई भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके लिए वो वाला पार्टनर लायबल होगा पर्सनली, मतलब कि उसकी उस टाइम पीरियड के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं रहेगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। क्या बोला मैंने? कुछ हाँ, कि कब हो जाएगी? जब वो पार्टनर अकेले काम कर रहा है। पार्टनरशिप लिमिट LLP के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए। इफ़ दोज पार्टनर्स रिड्यूस टू 1 और 6 मंथ्स के लिए हमने बिजनेस कंटिन्यू कर लिया और हमने दूसरा पार्टनर अपॉइंट नहीं किया, तो फिर वो सिंगल पार्टनर पर्सनली लायबल होगा हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हर लायबिलिटी के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल 6 महीने में काम किया, उसका फैक्टर से 1 डेढ़ साल का पड़ा, हाँ, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड उसने कोई भी किया होगा काम, तो उसके लिए वो लायबल हो जाएगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7।
every LLP have at least 2 designated partners who are individual and at least one of them should be resident in India. मिनिमम पार्टनर्स 2 होने चाहिए LLP के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम डिफाइन नहीं किया, मिनिमम शुड बी 2 एंड एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, और उन जितने भी पार्टनर्स होंगे उसमें से 2 पार्टनर्स क्या होंगे हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो कि इंडिविजुअल्स होने चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। हमने भी पढ़ा था ना कि पार्टनर कैन बी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, बट वो पार्टनर कैसे होने चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, और उनमें से एक पार्टनर होना चाहिए रेजिडेंट इन इंडिया। इफ इन LLP all the partners are body corporate or in which one or more partners are individual and body corporate, at least 2 individuals who are partners of such LLP or nominees of such body corporate shall be act as designated partner। अगर ऐसी एक LLP है जिसके अंदर सारे पार्टनर्स ही क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब हम इंडिविजुअल पार्टनर को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो हम उस बॉडी कॉर्पोरेट के किसी पार्टनर को क्या बना देंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर। रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, ओनली फॉर दिस सेक्शन, द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 days ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले साल वो 120 days इंडिया में रहना चाहिए, उस पर्सन को हम रेजिडेंट इन इंडिया बोलेंगे, एंड दिस इज फॉर ओनली दिस सेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल 2, देयर इज एन LLP बाय द नेम ऑफ इंडियन हेलीकॉप्टर्स LLP हैविंग 5 पार्टनर्स, मिस्टर A इज नॉन रेजिडेंट, मिस्टर B इज नॉन रेजिडेंट, मिस C इज रेजिडेंट, मिस D इज रेजिडेंट एंड मिस E इज रेजिडेंट। In this case, at least 2 should be named as designated partner। 5 पार्टनर है, उनमें से 2 designated partner होने चाहिए और उनमें से एक क्या होना चाहिए, resident in India होना चाहिए। Hence, if Mr. A and Mr. B, if Mr. A and Mr. B, क्या ये दोनों designated partners बन सकते हैं? नहीं, इनमें से एक क्या होना चाहिए, resident in India। Then it should not serve the purpose, only designated partners should be there out of Miss C, D or E because these 3 are only resident। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, आपको कुछ कुछ कंपनी जैसी लग रही है ना, बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, म्यूचुअल एजेंसी, LLP एग्रीमेंट जैसे कि पार्टनरशिप में होता है, मतलब कि कुछ हमने पार्टनरशिप से उठाया हुआ है जैसे एग्रीमेंट वाला पॉइंट, और कुछ को हमने कंपनी से उठाया हुआ है, कंपनीज एक्ट से उठाया हुआ है, और दोनों के एडवांटेजेस मिलके, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP बन गया। यहाँ पर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, इन्वेस्टिगेशन, ये सब अब पढ़ते हैं इसको। LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये अभी हमने देखा बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन जब देख रहे थे। सेक्शन 2 ऑफ LLP एक्ट 2008 प्रोवाइड्स दैट LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट formed and incorporated under this act and is a legal separate entity from that of partners and shall have perpetual succession. Therefore, any change in the partner of LLP shall not affect the existence, rights or liabilities of LLP. Section 3 of LLP Act provides that LLP is a body corporate formed and incorporated under this act and legal entity separate from its partner. हमारी LLP क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है कि उसके पार्टनर्स और वो LLP दोनों अलग अलग हैं, उसके पास परपेचुअल सक्सेशन होता है, और ये सब कुछ उसे क्या बनाता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट जो कि फॉर्म हुई है LLP एक्ट 2008 में, और उसके पास क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। परपेचुअल सक्सेशन, LLP कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस in partners, death, insanity, retirement, insolvency of partner has no impact on the existence of LLP. It is capable of entering into contract and holding property in its own name. जैसे कंपनी में होता है, कंपनी के सारे मेंबर्स की भी डेथ हो जाए, स्टिल कंपनी क्या होती है, वर्किंग होती है, मतलब कंपनी खत्म नहीं होती है। कंपनी कैन बी डिसॉल्व बाय अ प्रोसेस ओनली, वाइंडिंग अप प्रोसेस से ही वो कंपनी खत्म होगी।
ऐसे ही LLP भी क्या होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस ऑफ पार्टनर। पार्टनर में चेंजेस आए, पार्टनर की डेथ हो, पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो, स्टिल LLP क्या हो जाएगी, चलती रहेगी। अगर उसे ख़त्म करना है तो उसके लिए भी एक हमारा पर्टिकुलर प्रोसीजर हमें फॉलो करना होगा। Separate legal entity, LLP is a separate legal entity, is liable for full extent of its assets and liabilities of partner, is limited to their agreed contribution in the LLP. In other words, creditor of LLP shall be the creditors of LLP alone. अगर LLP के creditors है तो वो उस LLP के है, उसके लिए वो कोई पर्सनल लाइबल नहीं होगा कोई भी पार्टनर, ठीक। सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनर्स और LLP अलग अलग है, दे हैव डिफरेंट एग्जिस्टेंस। Mutual agency, no partner is liable on account of independent or unauthorized actions for other partner. कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अनऑथराइज्ड एक्शन के लिए लाइबल नहीं है। Thus, individual partners are shielded from joint liability created by another's partner, wrongful business decision or misconduct. In other words, all the partner will be agent of LLP alone. No partner can bind the other partner by his act. वो सारे पार्टनर एजेंट है किसके, LLP के, बट आपस में वो एक दूसरे के लिए लायबल नहीं है अगर कोई दूसरा पार्टनर कोई भी मिसकंडक्ट करता है या फ्रॉड करता है या फिर अनऑथराइज एक्शन करता है तो, ठीक। LLP एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है हमारे पास, पार्टनर के बाकी पार्टनर्स के साथ, पार्टनर के कंपनी के साथ क्या उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, वो सारे हमारे एग्रीमेंट में लिखे होते हैं। Mutual rights and duties of partner within an LLP are governed by an agreement between partners. LLP Act 2008 becomes flexibility to partner to devise the agreement as per their choice. In the absence of any such agreement, mutual rights and duties are governed by the provisions of LLP Act 2008. तो if अगर हमने एग्रीमेंट बनाया है तो हम एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। If there is no agreement, then those mutual rights and duties are governed by LLP Act 2008. Artificial legal person, and LLP is an artificial legal person because it is created by a legal process and is clothed with all rights of an individual. It can do everything which any natural person can do. हाँ हाँ देखो हाँ लिमिटेड, देखो क्या है, कंपनीज एक्ट होता है, कंपनीज एक्ट के अंदर हमारे कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बट उसके अंदर हमें लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट मिलता है। दूसरा होता है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कंप्लायंसेस नहीं होते बट हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी भी नहीं होता, ठीक। तो हमारे पास एक ये ऑप्शन है LLP का, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके अंदर पार्टनरशिप के एडवांटेजेस भी मिल रहे हैं हमें और कंपनी के एडवांटेजेस भी मिल रहे हैं हमें। तो हमें कंप्लायंसेस कम करने पड़ रहे हैं बट हमें लिमिटेड लाइबिलिटी मिल रही है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये तो पता है कि यहाँ पर उस LLP को हम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलते हैं क्योंकि उस पर्सन LLP क्या कर सकता है, अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकता है, किसी को सू कर सकता है, LLP को कोई सू कर सकता है, ये सारे एक्शंस वो कर सकता है बट इट कैन नॉट बी सेंट टू जेल एंड कैन नॉट टेक ओथ, कैन नॉट मैरी, कैन नॉट टेक डाइवोर्स और ये सब कुछ, ठीक है। ये हमने उसमें भी देखा था कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर भी हमने देखा था कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, बट हमने उसके बाद वो भी पढ़ा था, एक कॉर्पोरेट व्हील वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था जिसके अंदर ये था कि जो कंपनी है उसको हम जेल नहीं भेज सकते। तो अगर कंपनी में कुछ गलत हुआ तो उसके अंदर जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट होंगे हम उनके पास तक पहुंचेंगे कॉर्पोरेट व्हील हटाकर, है ना। कॉर्पोरेट व्हील का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि LLP हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है बिकॉज LLP कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, LLP कैन sue others, LLP can be sued by others, LLP can buy any property immovable movable on its own name, है ना, but it cannot be sent to jail, it cannot take oath etc etc, ठीक, समझ में आया। कॉमन सील, कॉमन सील क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पर, कंपनीज में क्या होता है कॉमन सील।
ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ LLP. ठीक, LLP is an artificial person can act through its partner and designated partner. LLP may have, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर may का मतलब may है, may have a common seal if it decides to have one. Thus it is not mandatory for the LLP to have common seal. It shall remain under the custody of some responsible official and it shall be affixed in the presence of at least 2 designated partners of the LLP. LLP के अंदर कॉमन सील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. जैसे कंपनीज के अंदर क्या होता है, कॉमन सील होती है. अगर जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है उस पर कॉमन सील लगाते हैं, ठीक है, कंपनी का स्टैम्प. तो अगर वो नहीं है तो वहाँ पर 2 डायरेक्टर्स और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देते हैं तो हो जाता है. तो मतलब कंपनी के अंदर या LLP के अंदर कॉमन सील होना इज़ नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन. ठीक, और अगर कॉमन सील होगी देन दैट शुड बी विद ओनली अ रिस्पॉन्सिबल डेजिग्नेटेड पर्सन. ठीक, और कभी भी हम उस सील को यूज़ करेंगे, कॉमन सील को यूज़ करेंगे तो इट शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. लिमिटेड लाइबिलिटी. एवरी पार्टनर, every partner of a LLP is for the purpose of business of LLP, agent of LLP, but not for other partners. The liability of partners will be limited to their agreed contribution in LLP. Such contribution may be of tangible or intangible nature or both. जो भी उनका agreed contribution है सिर्फ उतने ही अमाउंट के लिए वो liable रहेंगे, उससे exceeded अमाउंट के लिए नहीं. The professionals like engineering consultants, legal advisors, accounting professionals are afraid of entering into a business due to unlimited liability. Hence, LLP Partnership Act provides an avenue for these professionals to limited liability partnership firms which restrict their liability to an agreed amount. This has encouraged professionals to form LLP. Management of business. The partners in LLP are entitled to manage the business of LLP, but only designated partners are responsible for legal compliances. हमारे पास पार्टनर्स होते हैं, अब पार्टनर्स 5, 6, 10 हो सकते हैं, बट उन सारे पार्टनर्स में से 2 पार्टनर क्या है, हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर, और वो डेजिग्नेटेड पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे कंप्लाइंसेस को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, और उन डेजिग्नेटेड पार्टनर में से एक पार्टनर कौन होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए. Minimum and maximum number of partners. Every LLP shall have at least 2 partners and shall have at least 2 individuals as designated partner, of whom at least 1 should be resident in India, and there is no maximum limit of partners on LLP. ठीक है, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली. तो मतलब कि LLP कभी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हो सकती. ठीक, The essential requirement for forming LLP can carry on a lawful business with a view to earn profit. Thus, LLP cannot be formed for charitable or non-economic purposes. Investigation. The central government shall have powers to investigate the affairs of the LLP by appointment of competent authority for the purpose. तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है LLP के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए. कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट. Any compromise or arrangement, including merger and amalgamation of LLP, shall be in accordance with the provisions of LLP Act 2008. तो merger और amalgamation क्या होता है, amalgamate हो जाती है, A लिमिटेड B लिमिटेड मिलकर के AB लिमिटेड बन गई. ठीक, तो वो होना चाहिए as per the provisions of LLP Act only. आपकी तबीयत खराब है इसलिए बोल रहे थे कि चाय पीनी है, जाओ पी लो. इससे कोई पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या मिल गया इसको, सिद्धार्थ को. कन्वर्सेशन इनटू LLP. A foreign private company or an unlisted public company
would be allowed to convert into LLP in accordance with the provision of LLP Act 2008. अच्छा अब भाई बताओ कन्वर्जन इनटू LLP कहाँ पर लिखा हुआ था? आपने बोला ठीक है, इन तीनों ने बोला वो ठीक नहीं है। कहाँ लिखा था? अभी हमने स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा है। चार शेड्यूल थे। फर्स्ट शेड्यूल में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज था, बट बाकी 3 शेड्यूल में क्या बताया गया था? कन्वर्जन, है ना। तो हमारे वो कन्वर्जन इनटू LLP बाकी सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में लिखा है। ये रहा, हमने बोला था LLP एक्ट हैज 81 सेक्शन एंड 4 शेड्यूल्स। फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल डील्स with the conversion of LLP, firm into LLP, private company into LLP, unlisted public company into LLP. E-filing of documents. Every form and application of document required to be filed or delivered under the Act and rules made thereunder shall be filed in computer readable electronic form on its website of www.mca.gov.in and authenticated by partner and designated partner of LLP by the use of electronic and digital signature. तो जो भी हम फॉर्म और एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो हमें कहाँ सबमिट करना होगा? mca.gov.in पर सबमिट करना होता है और वो सारे फॉर्म्स हमारे शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय डिजिटल सिग्नेचर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? आपने तो देखा होगा, आपके पास ये है ना, वो एक पेन ड्राइव जैसा होता है, उसे सॉफ्टवेयर के थ्रू लगाते हैं तो डिजिटली साइन करते हैं। फॉरेन LLPs, सेक्शन 2 डिफाइंस फॉरेन LLP एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म incorporated or registered outside India which established as a place of business within India. Foreign LLP can become a partner of Indian LLP. Foreign LLPs कौन सी होती है? जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया बट हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक, अब यहाँ पर फॉरेन LLP कैन ऑल्सो बिकम पार्टनर ऑफ इंडियन LLP। हमने देखा था LLP के अंदर पार्टनर इंडिविजुअल भी हो सकता है, LLP के अंदर पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, और बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या आते थे? फॉरेन LLPs भी आते थे। तो हमारा बन गया ना, फॉरेन LLP कैन ऑल्सो बी पार्टनर इन इंडियन LLP। ओके, अभी तो 12:30 भी नहीं हुआ है। बजे 2 बजे निकलना है। वो क्यों ये कौन सी मोटी है? तो मेरा लंच है, मोटी लंच टाइम बता मोटी आपको मैं किसी और से मांगा से करवाने किसी का वही 15 बच्चा दोस्तों होगा वही का मार्गदर्शन तो आगे अपने भाई नहीं कर रहे कुछ छोड़ दिए भाई पढ़ाई तो दिखा दो पढ़ाई कर लियो हो गया? नहीं अभी दिखा दो 4 पेज और बचे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है?
अक्षत और तोशिका ही है। 9 मैम। इतना तुम्हारा क्लबिंग में जब जाता है दोस्त का प्लान बन जाता है 30 रुपए में तो आप हो गया कहेंगे तो दिखा रहे हो तो नाइट से दिखा दे वो वाला दिखा दे भाई नहीं मिल रहा नहीं हम तो देखेंगे नाम में देख के स्टार्ट कर जल्दी दिखा दे कब हॉटस्पॉट पे अरे दिखा दो एक बार क्या हो गया। दिखा मैंने आज दिखाया मतलब मैम इसकी आज की नहीं है इसको जानना नहीं। तो भाई तो डिवाइड आगे गया पीछे गया अबे तू दिखाता कुछ नहीं कर रहा क्या नहीं वो जगह दिखाना ठीक है तू अपनी कंट्री में ऐड करने से इतना क्यों पढ़ा दिया भाई बच्चे इतने हमारे स्कूल में जाता है कितने सेक्शन तीन कॉमर्स है जो हमारे कॉमर्स में भाई कॉमर्स है स्टार्ट करो अब। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी फॉर्म। एलएलपी फॉर्म अब पढ़ लो अब। एलएलपी फॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस मॉडल विच is organized and operates on the basis of an agreement, provides flexibility without imposing detailed legal and procedural requirements, easy to form, all partners enjoy limited liability, flexible capital structure and easy to dissolve. अब LLP फॉर्म के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस नहीं लिखे यहाँ पर, एडवांटेजेस ही है। एडवांटेजेस किसके? कंपनी के एडवांटेजेस और पार्टनरशिप के एडवांटेजेस। क्या है? यहाँ पर हमारे पास डिटेल्ड लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स नहीं होते। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कंप्लायंसेस कम होते हैं, इजी टू फॉर्म होता है एलएलपी, और हम इंजॉय कर पाते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी को। तो यही हमारे एडवांटेजेस है एलएलपी के। इट हैज़ फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो फंड्स अरेंज कर रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, ठीक। फिर उसके बाद इट इज़ ईजी टू डिजॉल्व। डेट और इक्विटी दो चीज़ होती है। डेट और इक्विटी दो चीज़ होती है, बोरोड फंड्स और इक्विटी। शेयर होल्डर्स फंड नहीं, अभी नहीं। इनकॉर्पोरेशन अभी नहीं। 12-13 तोशिका ऑनलाइन है। तोशिता नहीं है उसका नाम, तोशिका है ना। अक्षर गर्ग को ऑनलाइन है। अक्षर गर्ग को मैम मुझसे तो उम्मीदें छोड़ दो, उनको बोलो बताएं तब पढ़ेंगे। कल मैथ्स की है, थोड़ा देर पढ़ लेते हैं फिर बाद में। मैथ्स की 5 घंटे की होती है। हाँ सर पढ़ाते ही रहते। हाँ कल मैथ्स की नहीं है। अच्छा जी वो हमारी एक्स्ट्रा क्लास, हमारी कल मैथ्स की एक्स्ट्रा ट्यूशन। हम यहाँ पे मंडे टू संडे रहते हैं नॉर्थ ईयर में। हाँ रोज आते हैं रोज। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अच्छी बात है ना। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे अकाउंट्स इको और सी, और फिर संडे को मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास आती है और सीए को होती है। वाओ, लगे रहो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी नहीं पढ़ाई नहीं होगा, टेस्ट दे रहा है। 12:30 20 मिनट और पढ़ लो। 20 मिनट और मैम फिर सीयूईटी की क्लास है। कोई बात नहीं। कितने बजे है? इनकी 1:30 बजे की हुआ, उसके बाद टेस्ट भी खत्म करना है। नहीं खत्म तो मेरे को तो 1 बजे बोला मैम ने। हाँ बट 2 घंटे की हो रही है टेस्ट तो कोई बात नहीं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सेक्शन 11, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। द फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, 2 or more person associated for carrying on a lawful business with a view to profit shall subscribe their names to an incorporation document. हमारे पास जैसे कंपनी में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? एक एमओए होता है और एक एओए होता है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ लॉफुल बिजनेस, जिस पे जो हमारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रहेगा उस पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के नेम रहेंगे, ठीक। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, और फिर उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को हम रजिस्ट्रार के साथ फाइल करेंगे ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस। ओके। नेक्स्ट, स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, देयर शैल बी फाइल्ड अलॉन्ग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अ स्टेटमेंट इन प्रेस्क्राइब फॉर्म मेड बाय ईदर एन एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, or a chartered accountant or a cost accountant who is engaged in the formation of LLP, and by any one person who is subscribed his name to the incorporation document, that all requirements of this act and rules made thereunder have been complied with. हमने बोला कि LLP को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें चाहिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट,
और उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पर जितने भी सब्सक्राइबर्स रहेंगे उनके नेम लिखे होंगे सबके, ठीक है। और फिर इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को हमें रजिस्ट्रार के पास जाकर के सबमिट करना है, ठीक। अब इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ हम एक स्टेटमेंट भी फाइल करेंगे। इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ हम एक स्टेटमेंट भी फाइल करेंगे, जिस स्टेटमेंट में हम क्या दे रहे हैं, एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं। कौन दे रहा है वो? या तो वो कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है। इनमें से कोई भी जो एंगेज है उस LLP को फॉर्म करने के लिए, और इनके साथ प्लस एंड जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स थे, जिनका नाम इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे लिखा था, ये दो लोग मिलकर के डिक्लेयर करेंगे कि इन्होंने सारे रिक्वायरमेंट्स ऑफ LLP एक्ट 2008 का और रूल्स का कंप्लायंसेस कंप्लीटली किया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, और सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि विद दैट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अ स्टेटमेंट ऑल्सो नीड्स टू बी फाइल्ड, जिसके अंदर इनमें से कोई भी एक प्रोफेशनल और साथ में सब्सक्राइबर टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ये बोलेगा कि दैट वी हैव कंप्लाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ LLP एक्ट 2008। डन यहाँ तक? इन रिस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स प्रेसिडेंट, ठीक है। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन द फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब, state the name of the LLP, state the proposed business of the LLP, state the address of registered office of LLP, name and address of each person who are partners of LLP, name and address of designated partners, contain such other information as may be prescribed। हमारा जो ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होगा उस पर ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। LLP का नाम, हम किस बिजनेस को करने के लिए, किस प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस को करने के लिए LLP स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस शुड बी रिटन देयर, एड्रेस ऑफ LLP, पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर का नेम एंड एड्रेस, और सच इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड दैट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेस्क्राइब्ड इन रूल्स। If a person makes a statement as discussed above, which he knows to be false or does not believe to be true, shall be punishable with the imprisonment of a term which may extend to 2 years and with fine which may not be less than ₹10,000 and which may extend to ₹5 lakh। अगर हमने स्टेटमेंट में कोई भी ऐसा फैक्ट बताया जो कि गलत था, तो फिर सब LLP पर क्या लगेगा, या फिर जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उस पर क्या लगेगा, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड, और यहाँ पर साथ में और ने लिखा एंड, दोनों साथ में, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड फाइन विच इज लेस देन 10,000 मे एक्सटेंड टू 5 lakh रुपीज। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, when the requirements imposed by clauses B and C of subsection 1 of section 11 have been complied with, the registrar shall retain the incorporation document unless the requirement imposed by clause A of that subsection have not been complied. He shall within a period of 14 days register the incorporation document and give certificate of LLP is incorporated by the name specified therein। तो हमें क्या करना है, सेक्शन 12 में ये बोला है कि सेक्शन 11, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 11 का ये सारे क्लॉज है, क्लॉज सेक्शन 11 सबसेक्शन 1, क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C, फिर सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 11 का सबसेक्शन 3, ऐसे है ये। तो अब सेक्शन 12 में क्या बोला है, व्हेन द रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड बाय क्लॉजेस B एंड C ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11। तो हम देख रहे हैं कि सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज B और क्लॉज C क्या बोलता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना है और हमें एक स्टेटमेंट फाइल करनी है जिसके अंदर हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमने सारी रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट हमने कंप्लाई कर लिया है। तो ये सब करने के बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज हम हमारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेंगे और
फिर हमें रजिस्टर करने के बाद क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट जिसमें ये होगा कि हमारी LLP रजिस्टर हो गई है। ठीक, द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज सी। कौन सी स्टेटमेंट, वो डिक्लेरेशन कि वी हैव कंप्लाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट। रजिस्ट्रार उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेगा। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में सर्टिफिकेट इशू करेगा साइंड बाय द रजिस्ट्रार एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सील। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस क्या है कि पहले हमने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करे, सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रार ने वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करे और फिर उसने हमें सर्टिफिकेट इशू करा विच वॉज साइंड बाय द रजिस्ट्रार एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सील। फोर्थ पॉइंट में क्या है, द सर्टिफिकेट शैल बी द कंक्लूसिव एविडेंस दैट द LLP इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरइन। अब जब हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो वो एक हमारा एविडेंस है, वो एक प्रूफ है कि हमने LLP इनकॉर्पोरेट कर लिया। ठीक, उसके बाद सेक्शन 13 में हम रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP बताते हैं। हमने इनकॉर्पोरेट करते टाइम LLP को कहीं पर भी हमने रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बताया अभी तक। ठीक है, जब हमारी LLP इनकॉर्पोरेट हो गई ना, उसके बाद फिर रजिस्टर्ड ऑफिस एक डिसाइड होगा और उसमें अगर चेंज होगा तो एवरी LLP हैव a registered office to which all communication and notices may be addressed and where there may be received। एक सेकेंड, रजिस्टर्ड ऑफिस था ना यहाँ पे, हाँ एड्रेस था, कंपनी में नहीं होता है, सॉरी। LLP में हम रजिस्टर्ड ऑफिस बताते हैं, कंपनी में पहले से नहीं बताते हैं। ठीक, every LLP have a registered office to which all communication and notices may be addressed and where they shall be received। एक एड्रेस क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम सारी कम्युनिकेशन कर सके, वहाँ पर कोई नोटिस भेज सके। ठीक, a document may be served on the LLP or a partner or a designated partner thereof by sending it by post under the certificate of posting or by registered post or any other manner as may be prescribed at the registered office or any other address specifically declared by LLP for the purpose in such form and manner as may be prescribed। तो फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमें किसी पार्टनर को या किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर को भेजना है तो हम वो रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस में बाय पोस्ट हम भेज सकते हैं, या फिर कंपनी ने रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं तो कोई और एड्रेस डिक्लेयर किया होगा इन अ प्रेस्क्राइब मैनर जहाँ पर हम वो डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। LLP may change the place of its registered office and file a notice of such change with the registrar। अगर LLP को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो वो नोटिस में रजिस्ट्रार को एक पर्टिकुलर फॉर्म के थ्रू अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है। If the LLP contravenes any of the provision of section 13, then LLP and every partner shall be liable with the penalty of 500 for each day during which the default continues, maximum of 50,000 of LLP and every partner। तो अगर LLP ने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया अंडर सेक्शन 13 तो फिर LLP और पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पर पेनल्टी लगेगी 500 फॉर ईच डे जब तक हमारा डिफॉल्ट कंटिन्यू कर रहा है एंड मैक्सिमम टू 50,000 रुपीज़। चलो ठीक है।